और इस तरह से जब बाकी यूरोपियन देशों को भी अमेरिका के बारे में पता चला तो वो भी अपनी आर्मी भेजना शुरू की और यहाँ की लोकल आदिवासी लोगों को मारकर जमीनें कब्जा करने लगे। और इस तरह से यहाँ की लोकल लोगों को मारा कि आज अमेरिका में अमेरिका के मूल निवासी 1.37% ही बचे हैं। आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं या आप अमेरिका के इतिहास के किसी भी बुक में इस चीज को देख सकते हैं। मतलब जमीन कब्जा करने के चक्कर में इस नई दुनिया में रहने वाले लगभग सारे लोगों को ही मार डाला। सन 1491 उस समय के सबसे बड़ी सुपर पावर ओटोमन एम्पायर ब्रिटेन पर प्रतिबंध लगा देता है और व्यापार के सारे रास्ते बंद कर देता है, जैसा कि आज अमेरिका करता है। अब ब्रिटेन में महंगाई काफी तेजी से बढ़ने लगती है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है। तभी उस समय के ब्रिटेन के राजा फर्डिनेंड के दरबार में एक बहुत ही मशहूर व्यापारी आता है जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। दरअसल ओटोमन एम्पायर के प्रतिबंध के बाद एशिया आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे और वहाँ की खुद की जमीन पथरीली और मौसम खराब होने के कारण ब्रिटेन की जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। तो अब ब्रिटेन के लिए एक ही ऑप्शन था, भारत और चाइना तक पहुँचना, जो कि ये रास्ता भी बंद हो चुका था। तो अब भारत आने के लिए एक रास्ता और था जो काफी लंबा था। पूरे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत आना, ब्रिटेन को इस लंबे रास्ते से भारत आने में काफी खर्चा होता था और बहुत सारा जहाज तबाह भी हो जाता था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने राजा फर्डिनेंड के दरबार में ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत जाने के लिए नया रास्ता ढूंढे जो नजदीक भी हो और ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में भी ना हो। राजा फर्डिनेंड को यह प्रस्ताव काफी अच्छा लगा और कोलंबस 3 जहाजों के साथ भारत खोजो यात्रा पर निकल गया। 63 दिन के सफर के बाद कोलंबस एक आइलैंड पर पहुंचा और वहां कुछ हल्का भूरे रेड कलर के लोग देखे जो कि दिखने में बिल्कुल इंडियन की तरह थे। तो क्रिस्टोफर को लगा कि वो इंडिया पहुंच चुका है और इन लोगों का नाम दिया रेड इंडियंस। लेकिन इसके कुछ दिन बाद एक दूसरे एक्सप्लोरर अमेरिगो ने यह साबित किया कि ये इंडिया है ही नहीं। तो आखिर ये है क्या जिसे आज तक कोई नहीं जानता था? तो इसका नाम दिया गया नई दुनिया, जो बाद में बदलकर इसी अमेरिगो के नाम पर इस नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। अब ये अमेरिका बहुत बड़ा इलाका था और यहाँ की जमीनें भी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट जमीनें थी। स्पेनिश लोगों ने यहाँ आना शुरू किया और इस तरह से जब बाकी यूरोपियन देशों को भी अमेरिका के बारे में पता चला तो वो भी अपनी आर्मी भेजना शुरू की और यहाँ की लोकल आदिवासी लोगों को मारकर जमीनें कब्जा करने लगे। और इस तरह से यहाँ की लोकल लोगों को मारा कि आज अमेरिका में अमेरिका के मूल निवासी 1.37% ही बचे हैं। आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं या आप अमेरिका के इतिहास के किसी भी बुक में इस चीज को देख सकते हैं। मतलब जमीन कब्जा करने के चक्कर में इस नई दुनिया में रहने वाले लगभग सारे लोगों को ही मार डाला। अब इस इलाके पर कब्जा तो कर लिया लेकिन बारी आई यहाँ की जमीन से फायदा उठाने की। तो इसके लिए इन अंग्रेजों को काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ी। तो अफ्रीका से जबरदस्ती लोगों को किडनैप करके अमेरिका लेकर जाने लगे और 100-200 नहीं लगभग 35 लाख लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले गए और उन्हें बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट करके उनसे काम कराने लगे। और ये रूल बनाया कि इन अमेरिकन काले लोगों के जो बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिक हम गोरे लोगों को गुलाम होंगे। इस तरह से इस अफ्रीकन लोगों को यूज करके अंग्रेजों ने अमेरिका की इकोनॉमी को स्टेबल करने लगे और यहाँ की इकोनॉमी काफी तेजी से स्टेबल होने लगी क्योंकि ये इलाका मिनरल्स और एग्रीकल्चर हर मामले में यूरोप के बाकी इलाकों से अच्छा था। तो जैसे जैसे अमेरिका मजबूत होता गया वैसे वैसे इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज और अमेरिका में रहने वाले अंग्रेजों के बीच लड़ाइयाँ बढ़ता गया क्योंकि अमेरिका के हर साल होने वाले फायदों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड को भेजना पड़ता था टैक्स के रूप में, जो अमेरिकन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये तो इंग्लैंड और यूरोप के ही थे लेकिन पिछले 300 साल से अमेरिका में रहने के कारण इसे ही अपना देश मानने लगे थे। तो इसलिए अमेरिकन ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया अपने लीडर जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। उस टाइम पे इंग्लैंड बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया हुआ था तो उसकी सेना इकट्ठा नहीं थी, इसलिए काफी कम टाइम में अमेरिकन अपनी आजादी की लड़ाई को जीत जाते हैं और फाइनली 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। और काफी अच्छा से रूल बनाया जाता है जिसमें से एक रूल ये भी है कि 8 साल से ज्यादा कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। अमेरिका पावरफुल कंट्री तो था बट अब भी सुपर पावर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ही थे। तभी एंट्री होता है अमेरिका के सबसे मशहूर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की और वो प्रेसिडेंट बनते ही करोड़ों अफ्रीकन गुलामों को आजाद कर देते हैं। दरअसल वो ऐलान करते हैं कि अमेरिका में कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, सब आजाद हैं। और इसके बाद अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध स्टार्ट होता है, अमेरिकन सिविल वार। और फाइनली 4 साल के गृह युद्ध के बाद अब्राहम लिंकन इस लड़ाई को जीत जाते
लेते हैं, बट इससे अमेरिका को काफी नुकसान सहना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को यही पर होता है और आज तक होता आ रहा है। असल में अमेरिका के इस युद्ध में इतने ज्यादा हथियार बनाए जा चुके थे कि युद्ध के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाली कंपनियां और हथियार अमेरिका में ही थे, जिसका डायरेक्ट फायदा हुआ अमेरिका को वर्ल्ड वार 1 में। 1914 में अचानक से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सारे सुपर पावर आपस में लड़ने लगे और इनके लाख मिन्नतों के बाद अमेरिका इस वर्ल्ड वार 1 में शामिल नहीं हुआ और दूर एक कोने में बैठकर इन्हें हथियार बेचता रहा। और जहां इस जंग में सारे सुपर पावर आपस में लड़कर कमजोर हो रहे थे, वही अमेरिका इनसे ही हथियार बेचकर मजबूत होता जा रहा था। और कंटिन्यू 4 साल के लड़ाई के बाद जब ये पूरी तरह से कमजोर हो गए तो ऑटोमेटिक पूरे वर्ल्ड में सबसे मजबूत देश अमेरिका ही बचा और अंत में वही आकर इन्हें इस जंग से बाहर निकाला। और जैसे ही अभी ये सब ठीक हुआ ही था कि सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला कर दिया और फिर से एक और बड़ी जंग स्टार्ट हो गई, वर्ल्ड वार 2। और फिर से सारी सुपर पावर जो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी आपस में लड़ने लगे। और ठीक वर्ल्ड वार 1 की तरह अमेरिका इस जंग में भी भाग नहीं लिया और आराम से बैठकर इन्हें हथियार सप्लाई करता रहा। तभी अचानक से उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक जर्मनी से लेटर आता है और ये लेटर दुनिया के टॉप साइंटिस्टों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का था। और इस लेटर में लिखते हैं कि जर्मनी का तानाशाह हिटलर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी एटम बम पर काम कर रहा है और जब इसे बना लेगा तब कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और ये लेटर भेजने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अमेरिका में सारे साइंटिस्टों को इकट्ठा करके एटम बम पर काम शुरू करें और हिटलर से पहले ही एक अमेरिकी एटम बम बना ले। अमेरिका ने इस लेटर को बहुत ही ज्यादा सीरियस लिया और एटम बम पर काम शुरू कर दिया। तभी जर्मनी का एक साथी देश जापान अमेरिका के बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और अमेरिका को इसे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि ये बंदरगाह अमेरिका का मिलिट्री बेस था। इसके बाद अमेरिका न चाहते हुए भी इस वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा लिया और अब तक अमेरिका का एटम बम बनकर रेडी हो चुका था। तो अमेरिका ने अपना पहला एटम बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया जिसमें 70,000 लोग मारे गए और इसके ठीक 3 दिन बाद दूसरा एटम बम नागासाकी पर गिराया जिसमें 40,000 लोग मारे गए और अमेरिका बहुत आसानी से इस वार को जीत जाता है। अब इससे ये साबित हो चुका था कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यानी सुपर पावर अमेरिका ही है। इसके बाद अमेरिका ने यूएन बनाकर अपनी ताकत को और मजबूत किया और इसके बाद एक ही सुपर पावर बचा, अमेरिका। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।